स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आपको ये पता चल जाए भाई एक क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम के अंदर उसमें 16 मार्क्स में से मिलने वाले हैं और वो क्वेश्चन तो हमने लिखना ही लिखना है, कैसा रहेगा? आज मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर 100% आता है, आपके सभी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर। किसी बच्चे के पास अगर टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है, किसी के पास अगर फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, सबके साथ ये टॉपिक मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर आप कर लेते हो तो आप पूरा देखना, कभी भी देखियो, पूरे पिछले आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हो, आपको उसमें पता चल जाएगा। जो ये टॉपिक आज मैं कराने वाला हूं हर पेपर के अंदर एवरी ईयर रिपीट होता है। और वो क्वेश्चन आज कौन सा है आप यहां देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स। कौन कौन से हमारे इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं? इनको बोल सकते हैं अनुदेशनात्मक सामग्री या टीचिंग एड्स भी बोल सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। और जो हमारी ये शिक्षण सहायक सामग्री होती है, ये क्या होती है? एक टूल का काम करती है अध्यापक के लिए। क्लासरूम के अंदर आप अध्यापक मान लो पढ़ा रहा है और कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक को क्या लगता है, भाई हमारी जो क्लास है ना, इस क्लास में बच्चे बोर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया किया जाए। और जब अध्यापक वो नया करने का प्रयास करता है तो कोई ना कोई टीचिंग एड लेके आता है, और वो टीचिंग एड यानी जो इंस्ट्रक्शनल एड्स। अब आज हम इसी को करने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन जरूर लिखते हैं, प्रस्तावना। और प्रस्तावना में कम से कम हम 4 या 5 या 10 लाइन जो भी लिख सकते हैं वो लिखने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब जैसे मान लो शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत जैसे प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, वो लिखनी है। भाई एक अध्यापक क्लासरूम के अंदर जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो चौक हो, चाहे वो मान लो कोई पीपीटी हो, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो कोई मॉडल हो, वो सब शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं। सहायक यहाँ इसलिए आया कि अध्यापक जब किसी टीचिंग एड का प्रयोग करता है तो वो उसकी सहायक होती है। अब फिर उन जो टीचिंग एड का वो प्रयोग करता है उससे क्या होता है, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स, हमारी जो टीचिंग एड्स होती हैं, जो हमारे टीचिंग एड बोल सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोल सकते हैं, वो हमारी 3 तरह की होती है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। अब जो हमारी ऑडियो एड्स होती हैं, ये ऑडियो एड्स क्या क्या होती है हमारी, जैसे मान लो ऑडियो यानी जिनको केवल सुना जा सकता है। अब जैसे मान लो टेप रिकॉर्डर है, ऑडियो सुना जा सकता है। माइक लिंगवा फोन है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है, लिंगवा फोन है, सुना जा सकता है। तो या रेडियो है, तो ये हमारी टीचिंग एड आ जाती है ऑडियो एड्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विजुअल एड्स, जिनको हम केवल देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। जैसे हमारा बोर्ड होता है, फिर वो चाहे बोर्ड ब्लैक बोर्ड हो या CBW, आजकल मतलब एक नया ट्रेंड आया है और उसका नाम भी चेंज हो गया, अब बोलते हैं CBW, चौक बोर्ड राइटिंग। अब ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं बोलते, क्योंकि पहले ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता था, काले रंग का बोर्ड होता था, और अब CBW मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं बोर्ड के, अब वो यूज होते हैं। व्हाइट बोर्ड भी होता है, ग्रीन बोर्ड भी होता है, और फिर उसके ऊपर जो चौक है वो भी लगते हैं, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं CBW। बोर्ड हो गया। अब उसके बाद मान लो जैसे चार्ट है, चार्ट कोई बनाया वो विजुअल में आ जाता है, ठीक है। कोई मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, तो जब एड का प्रयोग काम करता है, जब शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आता है तो वो विजुअल एड होता है। एक होता है हमारा ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड क्या होता है, जिसको देख भी सकते हैं और जिसको सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल। इन चीजों से जब हम कुछ सीखते हैं तो वो एक सहायक सामग्री का काम करता है। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ
टीचिंग एड्स है वो 3 तरह से होती है, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो सेंडर, देखो एक तो आपके पास में कोई भी मैसेज भेजने वाला सेंडर, उसके बाद में फिर मैसेज और फिर रिसीवर। मतलब कभी भी आप देखना, अगर मान लो अध्यापक है क्लासरूम के अंदर और सामने स्टूडेंट बैठे हैं, तो सामने जो स्टूडेंट बैठे होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मान लो जो उनके बीच में जो टीचिंग है या जो बात हो रही है उसमें एक मैसेज भी होता है। तो यानी एक सेंडर, एक मैसेज और एक रिसीवर, ये कम्युनिकेशन के पार्ट्स में आ जाते हैं। गोथे सेड, मतलब गोथे के अकॉर्डिंग क्या है, नोविंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, मतलब किसी भी चीज को जानना ही काफी नहीं है, उसको अप्लाई किया जाए। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू, और किसी भी चीज की इच्छा करते रहो, भाई मेरे को ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो वो इच्छा ही मतलब काफी नहीं है, उसको कर देना चाहिए। यानी क्या कहता है, नोविंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। असेंशियल कंपोनेंट्स, अब हमारी जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल डेवलपमेंट और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, ये हमारे जो कंपोनेंट हैं किसी भी टीचिंग एड से रिलेटेड, तो ये होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी जो टीचिंग एड्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी, अगर आपकी क्लास है, आपकी क्लास के अंदर अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टीचिंग एड बना के लेके जाना है। चार्ट बना लिया, मॉडल बना लिया, या कोई पीपीटी बना के लेके चले गए, और बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है, अब बच्चे उस चीज को देखते हैं, तो यानी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी, अब पढ़ाई के अंदर उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। उसके बाद टाइम सेविंग, इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है। अब जैसे मान लो मैं ये पीपीटी के साथ प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंटेशन जो चल रही है यानी इसका मतलब कि ये पहले से प्रिपेयर की हुई है, और जब हम कोई चीज पहले से प्रिपेयर करके लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। अब ये सारे के सारे पॉइंट अगर बोर्ड पे लिखने पड़े तो टाइम ज्यादा लगता है, और अगर ऐसे पहले काम करके लेके आए उसके ऊपर पीपीटी वगैरह बनाना, कोई मॉडल बनाना, कोई चार्ट बनाना, तो उससे क्या होता है, टाइम आपका बच जाता है क्लासरूम में। उसके बाद सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, आपने देखा होगा भाई, स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन रखी, उसके बाद में हम कंपोनेंट्स पे आ गए, और अब हम मान लो इंपॉर्टेंस पे, तो यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से टीचिंग चल रही है। तो जो सिस्टमेटिक तरीके से टीचिंग चलती है या उसका भी ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन चले। सुटेबल फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए कितना आसान है, आपको दिखाई दे रहे हैं इतने सारे पॉइंट, तो इनको मतलब रिवाइज करना कितना आसान हो जाता है। उसके बाद में टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इजी, टीचिंग इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और आसान भी हो जाती है। विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का उसके अंदर मन भी लगने लग जाता है, और जो अध्यापक एक गोल लेके चलता है, एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है, वो भी पूरा होता हुआ नजर आता है। उसके बाद लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी जो हमारी जो टीचिंग होती है, अगर उसके अंदर हम कोई भी टीचिंग एड यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, विद्यार्थियों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आप बच्चों को ताजमहल या लाल किला के बारे में पढ़ाना चाहते हो, और बहुत सारे आपकी क्लास के बच्चे ऐसे होंगे जो कभी लाल किला देखने के लिए ना गए हों, या ताजमहल उन्होंने कभी ना देखा हो, और जब क्लासरूम के अंदर आप उसका कोई मॉडल, कोई पिक्चर क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट करते हैं, तो विद्यार्थी उसको देख के उनको ऐसे लगता है भाई ये आपके सामने। तो यानी क्या होता है कि लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बोला भी जाता है अगर बोलने से पढ़ाया जाए तो उससे कम समझ में आता है, लेकिन बोलकर और देखने से जो सीखा जाए उससे ज्यादा आप सीखने का काम करते हैं। जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस का अगर किसी चीज में हम इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज ज्यादा लंबे समय तक हम उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर स्टूडेंट्स ग्रोथ, अगर आप स्टूडेंट की ग्रोथ चाहते हो
तो आप टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं। और जब टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं तो कोई भी विद्यार्थी, मैं बार बार एक ही बात आपको बताता हूं भाई, आपकी जो पूरी की पूरी क्लास है ना, उस क्लास के अंदर सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। कुछ बच्चे आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे, कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो स्लो लर्नर हैं, जिनको मतलब धीरे धीरे सीखने की आदत है। तो उन बच्चों के लिए ज्यादा लाभदायक हो सकती है टीचिंग एड जो स्लो लर्नर हैं। उसके बाद एक्टिविटी इन क्लासरूम। जब आप टीचिंग एड क्लासरूम के अंदर लेके जा रहे हो तो वो क्या है, एक एक्टिविटी, एक नया मतलब एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम करती है, क्लासरूम के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट बनाने का काम करती है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक व्यक्ति का आइडिया दूसरे व्यक्ति तक जाता है, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं तो वो व्यक्ति उठ खड़ा होता है। अब कैसे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल है छोटा, मतलब सुनने वाली बात है। एक राजा की लड़की है और राजा की लड़की के पास एक बकरी, और वो कहती है मतलब पूरे के पूरे राज्य के अंदर ऐलान करा देती है भाई ये मेरे पास में बकरी है, और जो इस बकरी को अच्छी तरीके से इसका पेट भर देगा उसके साथ में उसकी शादी होगी। पूरे के पूरे राज्य के अंदर ये बात फैला दी जाती है। सभी आते हैं, एक एक बकरी के पास आता है, आज मैं बकरी को लेके जाऊंगा, मैं इसका पेट भर के लेके आऊंगा। लेके जाते हैं और साथ में फिर सजा भी थी, अगर बकरी दोबारा घास की तरफ जाती है तो फिर उसको सजा भी मिलेगी। विचारों का प्रभाव बता रहा हूं एक व्यक्ति के ऊपर कितना पड़ता है। फिर वो क्या करता है कि भाई बकरी है, उसको लेके गया, अगले दिन लेके आया, राजा की लड़की ने उसके सामने घास किया, बकरी ने दोबारा फिर घास के ऊपर मुंह मारा और डाल दो इसको जेल के अंदर। ऐसे ही फिर दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ। फिर उसके बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वो आया, वो बोलता है कि मैं लेके जाऊंगा आज बकरी को, बस आप ऐसा करना थोड़ा सा मेरे को घास दे दो। वो उसको घास दे देते हैं और वो बकरी को लेके चला जाता है। अब बकरी को घर पे लेके गया और बकरी को पहले तो भूखा रखा, फिर उसके सामने वो घास, जो थोड़ा सा घास लेके आया था वो घास उसके सामने रखा, और जैसे ही वो घास की तरफ आई और एक हाथ में डंडा, जैसे वो घास की तरफ आई उसको एक डंडा मार दिया। फिर दोबारा उसकी तरफ घास किया, फिर वो घास की तरफ आई, फिर उसको एक डंडा मार दिया। ऐसा बार बार किया, और बार बार करने से अब बकरी को समझ में आया अगर मैं घास की तरफ जाऊंगी तो डंडा खाने को मिलेगा। अगले दिन दरबार के अंदर लेके चला गया। अब बकरी भूखी प्यासी, सभी देखकर हैरान, भाई ये तो गया काम से। राजा की लड़की ने बकरी की तरफ घास किया और बकरी दूर दूर भागती है, वो उसकी तरफ घास करती है और बकरी पीछे हट रही है। तो ये बात क्या है कि जब विचार रूपी डंडा हमारी बुद्धि के ऊपर बार बार पड़ता है तो हम कोई न कोई बात अवश्य अपने जीवन के अंदर सीख जाते हैं। उसके बाद बेटर लर्निंग, जो हमारी लर्निंग होती है टीचिंग एड के माध्यम से बहुत अच्छी हो जाती है। किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करना एक टीचिंग एड के माध्यम से आसान हो जाता है। हेल्पफुल टू प्रोवाइड कंप्लीट नॉलेज, आप कंप्लीट नॉलेज एक टीचिंग एड के माध्यम से विद्यार्थियों को दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यूजफुल फॉर हायर क्लासेस, जो हमारी हायर क्लासेस होती हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है टीचिंग एड्स। इंक्रीज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, क्लासरूम के अंदर जब आप टीचिंग एड प्रयोग करते हो तो आप जो विद्यार्थी हैं उनकी जो एंगेजमेंट होती है, भागीदारी होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव, क्लासरूम लाइव रहता है, कोई भी बच्चा अब सोने का काम नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अब इधर उधर नहीं देखेगा, वो आपकी टीचिंग एड की तरफ देखेगा। लाइव एंड एक्टिव। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, कम्युनिकेशन जो हमारी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद मोटिवेशन, विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलता है जब आप कोई भी टीचिंग एड लेके जाते हो। अगर आप विद्यार्थियों को ही बोलते हो, स्टूडेंट को ही बोलते हो भैया आपने टेंसेस के ऊपर एक चार्ट बना के लेके आना है, अब वो पूरा दिन उसके अंदर घुलेंगे, उसके अंदर रहेंगे, वो अच्छा अच्छा बनाने का काम करेंगे, तो मोटिवेशन मिलता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, विद्यार्थियों के अंदर जो मतलब तर्कशीलता आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है। डिलीवरी ऑफ कंटेंट, कंटेंट की जो डिलीवरी है वो जबरदस्त हो जाती है टीचिंग एड के माध्यम से।
अनकरेज स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास, वो बढ़ जाता है। उस बच्चे को लगने लग जाता है अब मैं भी कर सकता हूं, जब ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। रिलीविंग बोर्डम, देखो अगर लेक्चर यानी टॉक अगर यही रहे, बस लेक्चर ही रहे, तो क्लासरूम के अंदर बोरियत आ जाती है, बच्चे सुस्त हो जाते हैं, बच्चों को नींद आनी शुरू हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे यार कब ये पीछा छोड़ेगा। लेकिन जब आप क्लासरूम के अंदर टीचिंग एड लेके जाते हो तो रिलीविंग बोर्डम, सब बोर्डम खत्म हो जाता है। इंक्रीज वोकेबलरी, विद्यार्थियों के जो शब्दकोश होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। सुजेशंस क्या हैं टीचिंग एड को प्रयोग करने में, या हमें क्या क्या सुजेशंस चाहिए। टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो हमारी टीचिंग एड है वो स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, अगर मान लो बोर्ड एग्जाम है, जैसे मान लो बोर्ड का बच्चा है, मान लो 10th का है या 12th का है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर मान लो बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल का है तो उसके अकॉर्डिंग, तो मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों के ये हमारी टीचिंग एड होनी चाहिए। उसके बाद वैरायटी ऑफ टीचिंग मैटर्स, जो हमारी टीचिंग एड होती है उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हमारी जो टीचिंग एड है वो होनी चाहिए। शुड बी रिलेवेंट एंड यूजफुल, जो हमारी टीचिंग एड है वो मतलब रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए और यूजफुल होनी चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ टीचिंग एड, मतलब जो टीचिंग एड है वो प्रयोग की जा रही है, मान लो जैसे ये प्रयोग की जा रही है तो उसका जो प्रयोग है उसको करना आना चाहिए। उसके बाद नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब टीचिंग एड होती है, ये नहीं है भाई टीचिंग एड जैसे आपने एक चार्ट बनाना और चार्ट बनाने के लिए आपने क्या किया, उसके ऊपर दुनिया भर का कंटेंट डाल दिया, ये नहीं होता। चार्ट है, अब मान लो टीचिंग एड है तो उसके ऊपर मेन मेन पॉइंट्स ही आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बिलीव मोटिव एंड इमोशन शुड बी डिस्कस्ड, यानी जो टीचिंग एड होती है उसके अंदर विद्यार्थी के जो विश्वास है, उसके बाद उसकी जो इमोशन है और उसका जो मोटिव है वो भी डिस्कस किया जाना चाहिए। फीडबैक मस्ट बी टेकन, जब आप टीचिंग एड क्लासरूम के अंदर यूज कर लेते हो तो उसके बाद में फीडबैक भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ये टॉपिक यूज कर रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं भाई जो ये टीचिंग एड का टॉपिक है आपको कैसे लगा। उसके बाद शुड नो टू हैंडल द एड, मान लो जो टीचिंग एड यूज की जा रही है उसको उसको हैंडल करने का भी पता होना चाहिए भाई ये किसको कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो ये था हमारा मान लो एक टॉपिक आप लोगों के लिए, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ठीक है, थैंक यू।